दोस्तों, आज हमारी कहानी है एक कैद चुड़ैल। एपिसोड 9। दोपहर का समय था और पूरे कॉलेज में अवनी की चीख दहशत बनकर गूंज चुकी थी। कॉलेज की सभी कक्षाएं तुरंत प्रभाव से स्थगित कर दी गई थीं और ज्यादातर स्टूडेंट अपने घरों को जा चुके थे। फिर भी कुछ आध वहां मामले को देखने के लिए मौजूद थे। इंस्पेक्टर राजेश त्रिपाठी और उनके हवलदार मौका ए वारदात पर पहुंच चुके थे और अपनी कानूनी कार्रवाई में लग चुके थे। अच्छी खबर यह थी कि अवनी को ज्यादा चोट नहीं आई थी और वो कॉलेज के ही इमरजेंसी रूम में लेटी हुई थी। यह घटना कॉलेज की पहली मंजिल के गलियारे में हुई थी, जहां दो गलियारे एक गोलाकार गुंबद के नीचे मिलते थे। चूंकि कॉलेज स्वयं एक कैला था, तो उसकी छतें भी आम जगहों की तुलना में ऊंची थीं। कॉलेज में जगह जगह कुछ पुरानी चीजें संलग्न की गई थीं, जैसे कि कुछ दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, प्रिंसिपल के ऑफिस में लगी कालीन, या फिर इस गलियारे के मोड़ पर लगा हुआ वो झूमर जो कि फिलहाल कई टुकड़ों में टूटकर फर्श पर बिखरा हुआ था, और उसी के जरा सी आगे एक पर्दा था जिसके बिल्कुल नजदीक खून था, जो कि जाहिर है कि अवनी का ही था। गलियारे में झूमर के आसपास त्रिपाठी जी कागज पेन ली प्रिंसिपल से बातें कर रहे थे और उनके हवलदार इधर उधर ध्यान से देख रहे थे। रूही वहीं थोड़ी सी दूर विक्रांत और दिव्या के साथ खड़ी हुई उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी। वो साथ ही उनकी बातों को ध्यान से सुनने की भी कोशिश कर रही थी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, कोई भी संदिग्ध आसपास मौजूद नहीं था और ना ही किसी और स्टूडेंट ने कुछ देखा है, प्रिंसिपल भीमसेन जोशी ने त्रिपाठी जी को बताया और माथे के पसीने को साफ किया। हम हमेशा की तरह बेहद चालाकी से काम किया गया है। त्रिपाठी जी मुड़े और ऊपर छत की ओर देखने लगे। अगर झूमर के गिरने की टाइमिंग महज एक इत्तेफाक नहीं है, तो यह काम किसी स्टूडेंट का तो नहीं लगता, जब तक कि इसमें कोई और व्यक्ति सम्मिलित ना हो जो कॉलेज के बाद भी यहां आ जा सकता है, यानी कॉलेज स्टाफ। भीमसेन जी ने एकदम से कहा। हां, हो सकता है, या फिर बाहरी मदद की गई हो। त्रिपाठी जी ने कुछ सोचते हुए कहा तो रूही के कान खड़े हो गए। लेकिन साहब, वो लड़की पर नहीं गिरा, हवलदार धीरेंद्र ने समझदारी दिखाते हुए कहा। तो त्रिपाठी जी ने उसे घूर कर देखा। जैसे ही उस लड़की को होश आए, हमें इन्फॉर्म करना, क्योंकि फिलहाल हमें कहीं जरूरी काम से जाना है, त्रिपाठी जी ने कहा, और जहां खून पड़ा था वहां खड़े होकर उसे गौर से देखने लगे। दिन दहाड़े दो लोगों पर हमले किए जा चुके हैं और दोनों को बुरी तरह से जख्मी किया गया है, यानी जाहिर है जैसे जान लेना चाहता। अचानक से रूही के मुंह जैसा खुला सा रह गया। वो तेजी से जाने के लिए मुड़ी। दिव्या ने उसे रोकना चाहा, पर जैसे उसे मालूम ही नहीं था कि वो लोग वहां मौजूद हों, वो लगभग भागने लगी। विक्रांत तेज कदमों से उसकी ओर भागने लगा। वो सीढ़ियों से उतरी और कॉलेज के बड़े से मैदान से होते हुए उसकी बाकी किले से अलग किए गए साइड की ओर दौड़ते हुए जाने लगी। विक्रांत हैरानी से उसे आवाज लगाता हुआ पीछे पीछे था, लेकिन उसका दिमाग न जाने कहां उलझा हुआ था। तभी वो साइड में बहुत भीतर जाकर, जहां बहुत सी झाड़ियां और गंदगी पड़ी थीं, उसके सामने रुककर इधर उधर बेसब्री से देखने लगी। अचानक से उसके मुंह से आवाज आई, नो! विक्रांत हांफता हुआ उसके पीछे आकर रुक गया। सामने देखा तो एक कुत्ते की लाश पड़ी हुई थी। क्या हुआ है यार? विक्रांत ने उसे देखते हुए रूही से कहा। यह कितने दिन पुराने लाश हो सकती है विक्रांत? रूही ने उसकी ओर मुड़ते हुए कहा। उसकी आंखों में एक डर साफ दिखाई दे रहा था। पता नहीं, पर शायद 3 से 4 दिन तो कम से कम हो ही चुके होंगे। विक्रांत ने ऊपरी आइडिया लगाया। पर हुआ क्या है? अंजलि पर जब हमला हुआ, उसके कई दिन बाद उसकी हत्या हुई थी, और जब कुत्ते पर हमला हुआ तो उसके 1 या 2 दिन बाद उसकी हत्या हुई, यानी हत्याओं के बीच का समय कम हो रहा है। तो रूही ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी, जिसे विक्रांत बस आंखें फाड़े देख रहा था। तो अवनी के पास ज्यादा समय नहीं है, हमें अभी उसके पास चलना होगा। बस, अब बहुत हुआ, ध्रुव ने जोर से कहा, जो कि उनके सामने लाल आंखें लिए हुए खड़ा था और वो हल्के नशे में भी दिखाई दे रहा था। तो विक्रांत, तुम भी इसके साथ हो? हाँ ध्रुव, प्लीज, ये समय लड़ाई का नहीं है, अवनी की जान खतरे में है, रूही ने सामने आते हुए कहा। मैंने कहा, अब बस करो, ध्रुव गुस्से से चिल्लाया और सफेद चमचमाती रिवॉल्वर निकालकर रूही पर तान दी। बताओ, तुम्हारी अंजलि से क्या दुश्मनी थी और अवनी पर क्यों हमला किया? बोलो।
क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? विक्रांत ध्रुव पर चिल्लाया और दोनों हाथ हवा में झुलाते हुए रूही के सामने आ गया। कण नीचे कर दो ध्रुव। जानता हूं यह सब इसी का किया धरा है, ध्रुव ने तैश में आते हुए कहा। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, रूही ने घबराते हुए कहा। वो सामने खड़े विक्रांत के लिए डर रही थी। जब अवनी पर हमला हुआ रूही मेरे साथ थी, विक्रांत ने कहा और समझाने की कोशिश की। जैसे ही ध्रुव की नजर बची विक्रांत ने उसके ऊपर छलांग लगा दी। रिवॉल्वर झटककर दूर जा गिरा और दोनों एक दूसरे से लिपट गए। एक जोरदार घूंसा ध्रुव ने विक्रांत की नाक पर दे मारा तो विक्रांत ने उसका जबड़ा हिला दिया। रूही पास खड़ी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दोनों कई मिनटों तक लड़ते रहे और आखिरकार नशे में धुत ध्रुव एक तरफ को लुढ़क गया। विक्रांत ने खून से लथपथ नाक को साफ किया और रूही के साथ तेजी से इमरजेंसी रूम की ओर बढ़ गया। रात के 8 बज चुके थे और अवनी की हालत स्थिर थी। किसी भी पल उसको होश आ सकता था। किसी कारण से प्रिंसिपल के कहने पर उसको हॉस्पिटल के बजाय कॉलेज में ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। कॉलेज इमरजेंसी रूम कॉलेज और हॉस्टल के बिल्कुल बीच में साइड से सधी एक 3 कमरों की छोटी इमारत में था। जिस कमरे के बेड पर अवनी बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी वो बाकी दोनों की मध्य में था और दोनों से आकार में थोड़ा बड़ा था। कमरे में अवनी के क्लास टीचर और उसकी मां के अलावा भी 3 लोग मौजूद थे, जिनमें रूही, विक्रांत और जॉन शामिल थे। ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं थी, इसलिए दिव्या और बाकी शेष को घर जाने के लिए कह दिया गया था। रूही ने जितनी जरूरी थी उतनी जानकारी विक्रांत के साथ शेयर कर दी थी और जलपरी के बारे में भी सब कुछ बता दिया था। विक्रांत की सूजी हुई नाक से ज्यादा उसकी आंखें हैरानी से फैली हुई थीं। विक्रांत कुछ देर इंतजार करता रहा और फिर एक ओर जाकर अपने फोन में बिजी हो गया। रूही और जॉन खड़े होकर लगातार उसके होश में आने का इंतजार करने लगे। तुम्हें सच में लगता है कि यह मामला भी अंजलि जैसा ही है? जॉन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। अगर मेरा गणित सही निकला तो हाँ, रूही ने दूर देखते हुए कहा। अगर सच में ऐसा हुआ और जलपरी यहां इसको मारने आ गए तो भी हम कैसे रोकेंगे उसको? जॉन ने परेशानी से उसको देखा। उसके लिए भी मैंने कुछ सोचा है जॉन। अब जलपरी ज्यादा समय तक हमसे आंख मिचोली नहीं खेल पाएगी, रूही ने कहते हुए दीवार से टिके एक मोटे डंडे की ओर देखा जिसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। रूही और बाकी सब उसके आसपास ही खड़े हुए थे। कुछ देर बाद क्लास टीचर किसी काम से बाहर चले गए। अब उन तीनों के अलावा अवनी की मां मौजूद थीं, जिनके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। रूही अवनी के चेहरे को गौर से देखे जा रही थी। एकदम से उसके चेहरे पर कुछ सिकन सी दिखाई दी और उसके कुछ पलों बाद वो कोई ख्वाब में जैसे बुदबुदाई और फिर से शांत और स्थिर हो गई। रूही का दिमाग कुछ सोच रहा था और दिल तेजी से धड़कना शुरू कर चुका था और तभी लाइट जलने बुझने लगी और एक गप के साथ चारों ओर अंधेरा छा गया। क्या हुआ बेटा? अवनी की मां ने डरते हुए कहा तो रूही बिना कुछ बोले ही तेजी से दीवार की ओर बढ़ी। गड़ 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 गड़, वही भयानक आवाज गूंजी। रूही का दिल गले को आने था। उसने तेजी से डंडा उठाया और विक्रांत ने जल्दी से उसमें आग लगा दी। उसकी आग से फिर से चारों ओर रोशनी फैल गई। उसकी मां वहीं बेड के सिरहाने खड़ी हुई परेशानी से सबको देख रही थीं, जबकि जॉन दोनों हाथ हवा में उठाए चारों ओर इस तरह देख रहा था जैसे कहीं से भी हमला होने वाला था। अवनी ने आग खिड़की को ओर कर दी और धीरे धीरे अवनी की ओर बढ़ने लगी। एक तेज छर्र की आवाज के साथ खुद ही खिड़कियां खुलने लगीं। जॉन की टांगें डर से कांप रही थीं, जबकि विक्रांत माथे पर पसीना लिए फटी आंखों से खिड़की की ओर देखे जा रहा था। रूही मजबूती से उसका सामना करने के लिए तैयार थी। तभी तेज हवा का झोंका आया और मशाल बुझ गई। विक्रांत जल्दी! रूही की तेज आवाज आई तो विक्रांत माचिस लेकर रूही की ओर लपका। गड़ 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 गड़, वो भयानक हंसी फिर से गूंज उठी। जैसे ही उन्होंने मशाल में आग लगाई और सामने देखा, वो खिड़की पर बैठी काली चिपचिपे बालों के पीछे से चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए उन्हें घूर रही थी। हे भगवान! अवनी की मां की चीख निकल गई। जॉन सकपकाकर विक्रांत के पीछे पहुंच गया और विक्रांत सूखे गले से उस मौत को देख रहा था जिसका नाम वो ना जाने कितनी बार सुन चुका था। क्या चाहती हो तुम? रूही ने चिल्लाते हुए कहा और तो चारों ओर शांति फैल गई। मृत्यु,
जलपरी भयंकर आवाज में बुदबुदाई। उसकी गोल सफेद आंखें रूही की ओर देख रही थीं और उसके चेहरे के भाव बच्चों के तरह थे। उसने अजीब तरह से सर को झटके से दाएं बाएं हिलाया। जाओ यहां से, चली जाओ, रूही ने पूरी ताकत से चीखा और कई कदम आगे बढ़ते हुए उसकी ओर आग दिखाई। नहीं, जलपरी जैसे डर से चिल्लाई और अगले ही पल वो वहां से गायब हो गई। कमरे की लाइट वापस आ चुकी थी। रूही ने राहत की सांस लेते हुए मशाल एक ओर फेंकी और विक्रांत और जॉन की ओर देखा। वो तेजी से अवनी की ओर आई और उसको देखने लगी। अचानक से उसके बेड की चादर खिसकने लगी और नीचे की ओर गिर गई। सभी सांस थामे अभी कुछ समझने की कोशिश ही रहे थे कि अचानक से उसने कर्राट के साथ आंखें खोल लीं और तेज झटके के साथ वो हवा में ऊपर उठ गई, जैसे मानो किसी ने बांध कर लटका दिया हो। बेसिस्टी, अवनी की मां दहशत में चीखी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा था। अवनी हवा में जैसे तैर रही थी, उसका मुंह दहशत में खुला था, लेकिन कराहने के सिवाय उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। विक्रांत, कुछ करो, रूही चिल्लाते हुए बोली, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ हरकत करता, उसका शरीर एक विकृत रूप में सिकुड़ गया, जैसे किसी ने कागज को हाथ में मोड़ दिया हो। नसीं, प्लीज उसे छोड़ दो, रूही बेसुध हुए बस चीखे जा रही थी। एक तेज धड़ाम के साथ वो फर्श से आ टकराई, जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसे पटक दिया हो। अवसनी, उसकी मां की चीख पूरे कॉलेज में गूंज गई। पूरा फर्श उसके लाल खून में रंग चुका था और वो अपने हिस्से की आखिरी सांसें ले चुकी थी। दोस्तों, ये है हमारी आज की कहानी। हमारा अगला भाग बहुत जल्द आएगा। इसके लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।